नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रमचय और संचय। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपका यूपी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का भी एग्जाम हो, तो देखा यह जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन काफी ट्रेंड में चल रहे हैं और काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत टफ लगता है लोगों को ये टॉपिक। लेकिन आज की जो क्लास है वो कंप्लीट मटेरियल क्लास है, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आप समझ जाओगे कि कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे हम उन तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? क्रमचय। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ये क्रमचय का मतलब क्या है, तो अभी जो आपके सामने ये दिख रहा है सेलेक्ट और अरेंज, आप इनको ध्यान में रख के चलो कि जब भी कभी हम परम्यूटेशन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? सेलेक्ट करने की, चूज करने की किसी चीज को। कई सारे आइटम्स होंगे, उन आइटम्स में से कुछ आइटम को चूज करना है, सेलेक्ट करना है और उनको क्या करना है? अरेंज करना है। यानी कि परम्यूटेशन बेसिकली दो तरह का हमारा प्रोसेस हो गया, एक तो सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया और दूसरा अरेंजमेंट का प्रोसेस हो गया। तो परम्यूटेशन का सीधा सा मतलब क्या होगा? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि वास्तव में इसके पीछे क्या कंसेप्ट लगता है, तो आप उस जरा चीजों को समझिए। देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली बैंक वगैरह के एग्जाम में पूछे आते हैं। हाउ मेनी वेज टू सॉल्व दीज सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन, यानी किसी भी एग्जाम में आपको ये है ना, तो 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के। राम गया वहां पे, उसने सबसे पहले क्या चूज किया? मैथ्स। उसके बाद फिर उसने सॉल्व किया क्या? रीजनिंग। फिर उसने सॉल्व किया क्या? इंग्लिश। मतलब इन 3 सब्जेक्ट को उसने सेलेक्ट किया, चूज किया, उसके बाद उसको अरेंज कर दिया मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की फॉर्म में। यानी राम ने उसको सॉल्व किया किस तरह से? मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के ऑर्डर में। कोई दूसरा व्यक्ति गया, उसने भी 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। उसने कैसे सॉल्व किया? पहले मैथ्स किया, उसके बाद उसने इंग्लिश कर दी, फिर उसने रीजनिंग कर दी। कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया? उसने सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व किया, फिर मैथ्स किया और फिर इंग्लिश किया। कोई चौथा व्यक्ति आया, उसने सबसे पहले रीजनिंग किया, फिर इंग्लिश कर दिया, फिर मैथ्स किया। कोई 5वां व्यक्ति आया, उसने सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व की, फिर मैथ्स किया, उसके बाद रीजनिंग की। कोई 6वां व्यक्ति आया, उसने सबसे पहले इंग्लिश किया, फिर रीजनिंग किया और फिर मैथ्स किया। यानी आप समझो, इन्हीं 3 सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो गए यहाँ पे? तो हमारे पास टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके, 6 वेज। बोलो बात समझ आ रही है? इसका मतलब हो गया कि सिलेक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स का है, लेकिन अरेंजमेंट टोटल 6 तरीकों से किया गया है। यानी वास्तव में परम्यूटेशन अगर हम बोलेंगे इन 3 सब्जेक्ट्स का, तो कितने तरीके निकल के आएंगे? 6 तरीके निकल के आएंगे। परम्यूटेशन का मतलब समझ गए, सेलेक्ट प्लस अरेंज। बात समझ में आ रही? अब क्या हमें हमेशा इस तरह से लिखना पड़ेगा? नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप समझो, आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 3। ठीक, सबसे पहला कोई व्यक्ति आया, उसने इन 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के यहां पे डाल देगा और उसको सॉल्व करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पहले मैथ्स को भी कर सकता है, रीजनिंग को भी कर सकता है, इंग्लिश को भी कर सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकता है। तो उसके पास कितने तरीके हैं इन 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करने के? पहले आया, उसका मन किया चलो मैथ्स कर देते हैं, तो पहला तरीका तो मैथ्स लेने का हो गया। फिर उसका मन आया नहीं, चलो रीजनिंग लेते हैं। फिर मन आया चलो छोड़ो यार, इंग्लिश ही कर देते हैं। तो मतलब 3 सब्जेक्ट है, उसके पास 3 तरीके हो गए। तो मान लेते हैं यहां पे उसने कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया, मान लो मैथ्स उठा के ले लिया, तो कितने तरीके से चूज कर सकता है? 3 सब्जेक्ट है तो 3 तरीकों से यहां पे चूज कर सकता है। अब उसने मैथ्स सॉल्व कर ली, अब उसके पास कितने सब्जेक्ट बचे हैं? 2। कौन से? रीजनिंग और इंग्लिश। इसका मतलब अब वो इन दोनों में से कोई भी एक चूज करेगा। तो सब्जेक्ट 2 है, चूज करने के तरीके कितने होंगे? 2 होंगे। इसका मतलब चाहे वो रीजनिंग लेगा चाहे वो इंग्लिश लेगा, लेकिन तरीके कितने हो जाएंगे? 2। मान लो उसने रीजनिंग ले ली, तो अब कितना बचा? अब इंग्लिश बचा केवल, और एक ही सब्जेक्ट है तो तरीका कितना होगा? 1 तरीका होगा। यानी अब उसने इसको सॉल्व कर दिया। तो बताओ कुल कितने तरीकों से सॉल्व किया उसने? 3 दूना 6 तरीकों से। यानी टोटल इस सब्जेक्ट को परम्यूट करने के कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। परम्यूट करने का मतलब सेलेक्ट करना और फिर इसको चूज करना।
सॉरी अरेंज करना। बात समझ में आ रही है? तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सीधे सीधे इस तरह से लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ और एग्जांपल समझते हैं, वहां से आप और समझो। अभी कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं कराऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट्स 4, 5, 6, 7। यानी कि 4 अंक है मेरे पास, 4, 5, 6, 7। इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके 3 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो संख्याएं कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। इसका मतलब मेरे पास 3 प्लेस होनी चाहिए। क्लियर? अब बताओ मेरे पास कितने यहां पे अंक हैं? तो मेरे पास 4 अंक हैं। या तो मैं पहली पोजीशन ये मेरी हो गई, ये पहली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, ये मेरी सेकंड पोजीशन है, यानी ये हो गया हमारा पहला वाला, ये सैकड़े का अंक है ना, ये हो गया हमारा 10th डिजिट, और ये वाली हमारी क्या हो गई, यूनिट प्लेस। तो बताओ पहले अगर मैं इस वाली पोजीशन पे बात करूं, पहली पोजीशन पे यानी कि 100th डिजिट पे, तो इन चारों में से मैं कोई भी एक यहां पे अंक उठा के रख सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं 4 भी रख सकता हूं, मैं 5 भी रख सकता हूं, मैं 6 भी रख सकता हूं, मैं 7 भी रख सकता हूं। यानी मेरे पास कितने तरीके हैं? टोटल अंक 4 हैं, उन चारों में से मुझे कोई भी एक अंक रखना है, तो मेरे पास कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। या तो मैं 4 ले लूंगा, या मैं 5 ले लूंगा, या मैं 6 ले लूंगा, या मैं 7 ले लूंगा। इसका मतलब पहली वाली पोजीशन को फिलअप करने के कितने तरीके हो गए? 4। बात समझ में आई? अब एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अंकों का रिपीटिशन नहीं होगा। रिपीटिशन का मतलब क्या? क्या 444 इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? रिपीटिशन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है। उसने ये नहीं बोला कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, हो सकती। इसका मतलब कि मैं 4 को 3 बार भी लिख के 3 अंक की संख्या बना सकता हूं, मैं 5 को 3 बार लिखकर भी 3 अंक की संख्या बना सकता हूं, मैं 4 को 1 बार लिखूं, 5 को 2 बार लिखकर भी 3 अंक की संख्या बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है? यानी कि पहली पोजीशन पे तो 4 अंक आ गए, लेकिन अब अगली पोजीशन के लिए हमारे पास फिर से 4 अंक हैं, इनमें से मैं कोई भी उठा के रख सकता हूं। इसका मतलब अभी भी मेरे पास कितने वेज हैं? 4 वेज हैं। अब अगली वाली पोजीशन की बात करूं तो अभी भी मेरे पास कितने अंक हैं? 4। तो अब अगर 4 को उठा के यहां पे रखेंगे तो अब कितने वेज हैं? अभी भी 4 तरीके हैं। इसका मतलब कुल कितने तरीके हो गए? 4 चौका 16 चौका 64 तरीकों से हम 3 अंक की संख्याएं बना सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास 3 अंक की कितनी संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6, 7 से मिलकर बनेंगी? वो होंगी 64। अब खेल देखना, अगर यही क्वेश्चन लिखे और आपसे क्वेश्चन बोल दे कि नो रिपीटिशन इज अलाउड, इसका मतलब एक अंक अगर उठा के हमने यहां पे रख दिया तो अगली वाली पोजीशंस पे हम फिर से वो अंक नहीं ले सकते। जरा देखना अगला वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट्स 4, 5, 6, 7 विद नो रिपीटिशन इज अलाउड। यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आप पहले ये बताइए कितने अंक हमारे पास हैं? 4। कितने अंक की संख्याएं बननी है? 3। 3 अंक की संख्याएं बनने का मतलब मेरे पास कितनी पोजीशन होनी चाहिए? 3 पोजीशन। इतनी बात क्लियर? पहली पोजीशन पे इन चारों में से मैं कोई भी अंक ले सकता हूं, चाहे मैं 4 ले लूं, चाहे मैं 5 ले लूं, चाहे मैं 6 ले लूं, चाहे मैं 7 ले लूं, इन चारों में से कोई भी एक उठाऊंगा। 4 में से कोई भी एक अंक उठाने का मतलब हो गया मेरे पास टोटल कितने वेज हैं उठाने के? 4 वेज। यानी पहली वाली पोजीशन पे मेरे पास कितने तरीके हो गए? 4। अच्छा ये ध्यान रखना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन, ये 4 ये वाला 4 नहीं है, ये 4 तरीके हैं, है ना, वेज हैं। अच्छा अब जरा ध्यान रखना, अब क्या कह रहा है? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। मान लो अगर मैंने यहां पे 5 रख दिया होता, यानी कोई अंक 5 यहां पे रख दिया होता, तो ऐसी कोई संख्या जो 5, 5, 5 करके हो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए अंक। अब समझो इन 4 अंक थे मेरे पास, इसमें से मैंने एक अंक यहां पे रख दिया, तो उस एक अंक को रखने की ये कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। अब जब मेरे पास एक अंक यहां पे ऑलरेडी फिक्स हो गया है तो मेरे पास अब बचे कितने अंक हैं? 3 अंक बचे हैं। इन 3 अंकों को यहां पे किसी एक अंक को रखना है। कितने अंकों में से? 3 अंकों में से। अगर 3 अंक में से यहां एक अंक रखना है तो कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। अब जरा समझना, 2 अंक मैंने इस्तेमाल कर लिया है, मान लो मैंने 4 का इस्तेमाल कर लिया, 5 का इस्तेमाल कर लिया, अभी भी कितने अंक बचे हैं? 6 और 7, 2 अंक बचे हैं, और इन 2 अंकों में से मुझे एक अंक यहां लेना है। इसका मतलब मेरे पास तरीके कितने हो गए? 2।
यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 कितना हो गया, 4 3 12 दूना 24 तरीके हो गए। और अगर 24 तरीके हो गए तो कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे जिसमें 4 5 6 7 अंकों का इस्तेमाल हो और रिपीटिशन अलाउड ना हो, तो वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 24। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? रिपीटिशन अलाउड होना, रिपीटिशन अलाउड ना होना, दोनों में बड़ा फर्क है। अगला क्वेश्चन देखिए और समझते हुए चलिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, सबसे पहली बात 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो अब क्या कर लो, 4 पोजीशन ले लो, ठीक है। आर पॉसिबल विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, यानी कि इन 6 अंकों का इस्तेमाल करके आपको 4 अंक की कितनी पॉसिबल संख्याएं बनेंगी उनको बताना है। आप बताओ 4 अंक की संख्याएं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 1 2 3, क्या ये 4 अंक की संख्या है? नहीं। यानी कि 0 स्टार्टिंग में आने का मतलब कि वो अंक काउंट ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे ये 4 पोजीशन फिलअप करने हैं तो पहली पोजीशन पे मेरा 0 नहीं आ सकता, और कोई भी आए तो बताओ 0 नहीं आएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 में से कोई भी अंक यहां रख सकते हैं। तो 5 अंक हैं मेरे पास, 5 में से कोई भी एक अंक रखना है, इसका मतलब तरीके कितने हो गए, 5। अब आगे तो 0 रख ही सकते हैं ना भाई, क्योंकि अगर 4 अंक की संख्या है तो 1023, ये तो 4 अंक की संख्या है, 1000 ये भी 4 अंक की संख्या है। और क्वेश्चन ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउड है। तो आप बताओ, अब तो ये 5 फिलअप हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास अभी भी कितने अंक है, मेरे पास अभी 6 अंक हैं और रिपीटिशन अलाउड है। अब 0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बताओ 6 अंक हैं, 6 में से कोई भी एक अंक लेके यहां रख दें, इसका मतलब तरीके कितने हो गए, 6। अब बताओ अगली पोजीशन पे अगर फिलअप करना चाहे तो अभी भी रिपीटिशन अलाउड, इसका मतलब 6 के 6 अंक भी अवेलेबल है। अगर 6 अंक अवेलेबल है तो 6 में से कोई भी एक लेने, यानी कि कितने तरीके हो गए, 6। फिर अगली पोजीशन पे जाएंगे अगर यहां पे, तो यहां भी रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब कि इन 6 में से कोई भी अंक ले लो, तो कितने तरीके हो गए, 6। यानी हो गया 6 पंचे 30 और गुणे ये हो गया 36, 1080 टोटल 4 डिजिट के नंबर ऐसे बनेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? चलो आगे, क्वेश्चन यही है, रिपीटिशन अलाउड हो गया। अब जरा समझो, फिर से वही बात, 4 डिजिट तो हमें लेनी ही लेनी है, 4 अंक हमने ले लिए। पहली पोजीशन पे हम क्या नहीं ले सकते, 0 को तो नहीं ले सकते हैं पहली पोजीशन पे, इसका मतलब 0 को छोड़ के इन 5 में से कोई भी एक अंक ले लें, तो कितने तरीके हो गए, 5 में से एक अंक लेने का मतलब 5 तरीके। अब जरा समझना अच्छे से, अब मेरे पास इस 0 के अलावा इन 5 में से कोई भी एक अंक आ चुका है यहां पे, इसका मतलब वास्तव में मेरे पास कितने अंक बचे हैं, मेरे पास अब 6 अंकों में से एक अंक का इस्तेमाल यहां हो चुका है, तो 5 अंक बचे हैं। तो मैं यहां पे कितने रखूंगा, 5 में से कोई एक अंक रख दूंगा। अब मेरे देखो 2 अंक इस्तेमाल हो गई, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 6 अंकों में से 2 अंक मेरे इस्तेमाल हो चुके हैं, इसका मतलब बचे कितने आगे, 4 अंक बचे हैं। अब जरा देखना, ये 3 पोजीशन फिलअप हो गई, अगली पोजीशन मेरे पास ये 3 अंक फिल हो चुके हैं। 3 अंक अगर फिल है तो अगली वाली पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास अब कितने अंक बचे हैं, टोटल अंक है 6, 3 फिलअप हो चुके, तो बचे कितने अंक, 3 अंक। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणे 5 25 चौका 100 300, यानी 4 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 300 संख्याएं होंगी। समझ में आ रहा है दोस्त? चलो आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, सबसे पहली बात 3 अंक की संख्याएं लिखनी है, 3 हमने निशान ले लिए। ग्रेटर देन 400, कंडीशन दे दी उसने, क्या 400 से बड़ी होनी चाहिए, 3 अंक की संख्या तो हो लेकिन 400 से बड़ी हो। विद द डिजिट्स 0 3 4 5 6 एंड नो रिपीटिशन अलाउड, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आप बताओ 400 से बड़ी संख्या क्या कभी 300 से स्टार्ट हो सकती है? नहीं। इसका मतलब अगर मैं इस अंक की बात करूं तो यहां पे तो पहली बात मैं 0 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 ले सकता हूं, 5 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, मतलब ये 3 संख्याओं में से कोई भी ले सकता हूं। इसका मतलब कितने तरीके, 3, क्योंकि भाई 400 से बड़ी संख्या कभी 300 से शुरू थोड़ी ना होगी। अच्छा ये मत समझाना कि मैंने 3 लिखा है तो ये वाला 3 उठा के रख दिया, नहीं, ये 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं, उसमें से कोई भी एक अंक उठा के रखना है। इसका मतलब तरीके कितने हैं, 3। ये जो है ये तरीके हैं, यानी कि वेज हैं। बात समझ में आ रही है? तो कितने वेज हो गए, 3 तरीके हो गए।
अच्छा अब जरा देखना, एक अंक का इस्तेमाल यहां हो चुका है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब टोटल अंक कितने हैं, क्या क्या है, 0 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यही अंक है। अब एक अंक का, इन 5 में से एक अंक का इस्तेमाल यहां हमने कर लिया है इस वाली पोजीशन पे, तो 5 में से एक अंक का इस्तेमाल हो गया, तो बचे कितने अंक, 4 अंक, यानी 4 अंक यहां पे आ जाएंगे, कोई भी एक अंक यहां जाएगा 4 में से। अब जरा इस पोजीशन को फिलअप कर लिया, अब इस पोजीशन की बारी है। जरा देखना, ये 2 अंक मेरे फिल हो चुके हैं, कितने अंक में से, 5 अंक में से, 5 में से 2 फिलअप हो गए, तो बचे कितने, 3 अंक, यानी 3 तरीकों से इसको भर सकते हैं हम। तो कितने तरीके हो गए, 3 चौका 12, 3 36 तरीके। समझ में आ रही बात, चलो आगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 400 आर पॉसिबल विद द डिजिट्स 0, 3, 4, 5, 6 एंड रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है, जरा समझना। 3 डिजिट का नंबर है, क्वेश्चन पुराना वाला ही है, बस यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। अब बताओ पहली वाली पोजीशन पे मैं क्या नहीं रख सकता, ना तो 0 रख सकता हूं ना ही 3, यानी इन 3 अंकों में से कोई भी एक अंक रख सकता हूं। इसका मतलब तरीके कितने हो गए, 3। अब बताओ रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब मेरे पास अंक कितने हैं, 0 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, ये 5 अंक है मेरे पास। इन 5 में से कोई भी अंक यहाँ पे रख दें, रिपीटिशन तो अलाउड है, इसका मतलब ये 5 अंक रख सकते हैं। अभी भी मेरे पास कितने अंक हैं, ये 5 में से कोई भी अंक यहाँ पे उठा के रख दें, यानी कितने तरीके हो गए, 5। तो 5 गुणे 5 25 और गुणे 3 कितना हो गया, 75, यानी टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 75, यानी टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, 75 नंबर्स बनेंगे। समझ में आ रही बात। अब जरा समझो, टाइप 1 की बात करते हैं। अरेंज n थिंग्स इन अ लीनियर वे, यानी n कोई आइटम्स हैं, उनको लीनियर यानी कि एक रेखीय रूप में, एक लाइन में उनको क्या करना है, अरेंज करना है। और अरेंज करने की बात जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, परम्यूटेशन की। बात समझ में आई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n, यानी कि अगर हम किसी भी n आइटम्स को एक लीनियर वे में, एक रेखा में अरेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल n की फॉर्म में अरेंज करेंगे, जहां n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है। अब जरा समझो क्या है ये। पहले तो जो लोग फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते हैं वो जरा फैक्टोरियल कंसेप्ट समझ जाएं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो ध्यान रखो, अगर मैं कोई भी नंबर फैक्टोरियल के अंदर या तो ऐसे लिखूंगा या फिर मैं n लिख के आगे एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगा दूंगा, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या होता है, 1 से लेकर n तक की सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी 1, 2, 3, 4, ऐसे कहां तक, ऐसे n तक जितने भी नंबर्स हैं सबका मल्टीप्लाई। कुछ लोग इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि जो नंबर फैक्टोरियल के अंदर है वहां से चलो और कहां तक चले जाओ, 1 तक। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं तो मान लो लिखा है फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो आप लिखो 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका मल्टीप्लाई, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 10 बताओ क्या है, तो फैक्टोरियल 10 क्या होगा, 1, 2, 3, 4, ऐसे कहां तक, ऐसे 10 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई, ये फैक्टोरियल 10 हो गया। बातें समझ में आ रही हैं भाई। तो जिनको फैक्टोरियल नहीं पता था वो जरा इस बात का ध्यान रखो और नोट कर लो इसको कहीं पे। चलो अब अरेंज कैसे करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास 4 सामान है, ठीक है, ये मेरे पास एक आइटम है पहला, ये मेरे पास एक आइटम है दूसरा, ये मेरे पास एक आइटम है तीसरा, ये मेरे पास एक आइटम है चौथा। अब एक लाइन में इनको अरेंज करना है, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है और ये चौथी पोजीशन है, यानी ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये हो गई हमारी सेकंड पोजीशन, ये हो गई हमारी थर्ड पोजीशन और ये हो गई हमारी फोर्थ पोजीशन। ये हमारी 4 पोजीशंस हैं और इन चारों पोजीशन पे हमें किसको फिट करना है, इन 4 आइटम्स को फिट करना है, यानी कि अरेंज करना है। और अरेंज करना, सेलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा परम्यूटेशन। आप बताओ इन चारों में से मैं किसी एक को उठाऊंगा पहले और उठा के कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे, यानी इन 4 में से कोई एक उठाने का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास कितने तरीके हैं, 4। बोलो बात क्लियर। अब एक आइटम तो मैंने यहां रख दिया ना, अब कितने बचे हैं, 3 आइटम बचे हैं और 3 आइटम में से मैं कोई भी आइटम उठा के यहां रख सकता हूं दूसरी पोजीशन पे। तो 3 में से कोई भी एक आइटम उठाने का मतलब कितने तरीके हो गए, 3। अब बताओ 2 आइटम मैंने रख दिया, एक पहली पोजीशन पे रख दिया, एक दूसरी पोजीशन पे रख दिया।
अब तीसरी पोजीशन पे मैं क्या रखने वाला हूं, कोई भी दो आइटम बचे हैं, दो तो रख दिया चार में से, दो और बचे हैं, दो में से कोई भी एक आइटम उठा के रखो, कितने तरीकों से रखोगे, दो तरीकों से। अब एक आइटम बचा है तो उसको एक ही तरीके से रख सकते हैं, यानी देखो कुल कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 तक का मल्टीप्लाई। कितने आइटम्स थे हमारे पास, चार, और हमने क्या लिखा है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैंने फैक्टोरियल n ही तो लिखा है, या फैक्टोरियल मैंने 4 ही तो लिखा है, कुछ और थोड़ी ना लिखा है। तो डायरेक्ट आंसर करो, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आपके पास 10 आइटम हैं, उनको आपको एक लीनियर वे में रखना है, तो इसका मतलब कितने तरीकों से रख सकते हो आप, फैक्टोरियल 10 तरीकों से। बात समझ में आ रही है। कोई भी आपके पास 50 आइटम्स हैं, उनको आपको एक लीनियर वे में रखना है, तो आप कितने तरीकों से रख सकते हो, आप उनको n फैक्टोरियल के तरीकों से रख सकते हो, यानी कि फैक्टोरियल 50 तरीकों से रख सकते हो। आओ कुछ एग्जांपल से फटाफट कर लेते हैं। अरेंज 7 थिंग्स इन, जहां पे अरेंज की बात है सीधा सा मतलब क्या है, परम्यूटेशन, और अरेंजमेंट का मतलब सीधा सा फैक्टोरियल के साथ काम करेंगे। अरेंज 7 थिंग्स इन अ लीनियर वे एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ वेज, कुछ नहीं, क्या करना है, फैक्टोरियल 7 वेज हो गए। कैलकुलेट करके अगर आंसर लिखा हो तो आप इसको क्या कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं। वो अरेंज 10 थिंग्स इन अ लीनियर वे एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज, कुछ नहीं करना, आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10। समझ में आ रही इतनी बातें। तो मेरे ख्याल से ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। तो टाइप 1 क्या है हमारा, अरेंज n थिंग्स इन अ लीनियर वे, इसका मतलब कितने वेज हो सकते हैं, कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके। चलिए अब देखिए, अरेंज n थिंग्स इन अ सर्कुलर वे, अगर n चीजों को हमें एक सर्कुलर, एक वृत्तीय रूप में अगर रखना हो तो कितने तरीके होंगे उसको रखने के, n-1 फैक्टोरियल तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल n-1 तरीके होंगे। और एग्जांपल के तौर पे जरा समझते हैं यहाँ पे, अरेंज 7 थिंग्स इन अ सर्कुलर वे एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज, तो 7 थिंग्स है सर्कुलर वे में करना है तो 7-1 फैक्टोरियल, और 7-1 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 6। अगला देखो, अरेंज 10 थिंग्स इन अ सर्कुलर वे एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज, तो 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया, 9, यानी फैक्टोरियल 9 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। लीनियर वे में फैक्टोरियल n, और अगर लीनियर नहीं है सर्कुलर है तो फैक्टोरियल n-1 तरीके। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या था, सेलेक्ट और अरेंज, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, ओनली सेलेक्ट, यानी सिलेक्ट करना किसी को, वो क्या कहलाता है, परम्यूटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट या चूज आर थिंग्स अमंगस्ट n थिंग्स, यानी कोई, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इसमें n आइटम्स ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, और इन n आइटम्स टोटल, ये टोटल n आइटम्स हैं, इसमें से आपको कोई भी r आइटम उठा के चूज करना है, तो आप क्या करोगे, चूज करने का मतलब, सिलेक्ट करने का मतलब कितना लिख दोगे आप, इसको ऐसे लिखते हैं NCR, और परम्यूटेशन को कैसे लिखते हैं, NPR, ऐसे लिखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो NCR का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा ध्यान देना, फॉर्मूला भी ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो n है उसको ऊपर फैक्टोरियल के रूप में, यानी फैक्टोरियल इन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नीचे क्या लिखेंगे, ये फैक्टोरियल वाला r यहाँ पे आ गया, और साथ में क्या आएगा, ये फैक्टोरियल n और माइनस r। बोलो बात समझ में आ रही है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखो कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो NCR का मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। क्लियर इतनी बात। चलिए फिर से मैं बता रहा हूं, परम्यूटेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि सिलेक्ट और अरेंज, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्ट ओनली। अब देखिए सिलेक्ट एंड अरेंज, अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप बताओ, पहले तो चूज करेंगे, अगर मुझे r वस्तुओं को सिलेक्ट करना है कितने में से, n में से, तो मैं उन r वस्तुओं को पहले क्या करूंगा, चूज करूंगा। बात समझ आ रही। और चूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, NCR करूंगा। मैंने r वस्तुएं चूज कर ली तो मैंने क्या कर दिया, NCR कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब इन्हीं जो r वस्तुएं मेरी चूज हुई हैं, इन्हीं r वस्तुओं को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। और अगर मैं n वस्तुओं को अरेंज करता हूं तो मैं फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज करता हूं, तो मैं जब r वस्तुओं को अरेंज करूंगा तो मैं फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज करूंगा। यानी ये तो इतनों को चूज कर लिया, इनटू क्या कर दिया, r तरीकों से उनको अरेंज कर दिया। तो बताओ ये हो गया आपका सिलेक्शन, और ये क्या हो गया हमारा, अरेंजमेंट।
अरे बोलो बाबू, बात समझ में आ रही है? यानी कि सेलेक्ट भी कर दिया, अरेंज भी कर दिया, यही क्या है? सिलेक्ट कैसे किया? एनसीआर से। और अरेंज कैसे किया? आर वस्तुओं को हमने सेलेक्ट किया, आर वस्तुओं को चूज किया, तो उसको किस तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल आर तरीके से। 10 वस्तुओं को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 10 तरीके से। तो आर वस्तुओं को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल आर तरीके से। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो एनसीआर का फॉर्मूला यही वाला है ऊपर वाला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इंटू फैक्टोरियल आर जो कि अरेंजमेंट हो गया। तो ये फैक्टोरियल आर, ये फैक्टोरियल आर कट गया, कितना आ गया? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये किसका फॉर्मूला है? एनपीआर का। बोलो बात समझ में आ रही है? एनपीआर यानी पी से परम्यूटेशन और एनसीआर यानी सी से कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन है तो सिलेक्शन यानी चूजिंग, और प्लस अरेंजमेंट यानी उठाओगे, चूज करोगे और उसको अरेंज करके जाओगे। और कॉम्बिनेशन का मतलब केवल और केवल चूज कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। अरेंजमेंट तुम्हारी बीबी करेगी। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया इतना। चलिए, फॉर्मूले दोनों क्लियर हैं। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 10p2 यानी कि 10 आइटम में से मुझे कोई 2 आइटम को चूज करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? np2 करूंगा या 10p2। अगर मुझे 10 आइटम्स में से कोई भी 2 आइटम को केवल चूज करना है, सिलेक्ट नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा? 10c2 करूंगा। बात समझ में आ गई? चूज करना 10c2, परम्यूट करना 10p2। बात क्लियर? अब बताओ अगर मैं 10p2 लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पहले ये 10 ऊपर, वो भी फैक्टोरियल में, अपॉन 10 माइनस 2 कितना हो गया? फैक्टोरियल 8 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 10 गुणे 9 और आगे लिख सकता हूं फैक्टोरियल 8, क्योंकि आगे क्या रहेगा? 8 7 6 4 3 इस तरह से पूरा रहेगा ना, और नीचे भी फैक्टोरियल 8 है। ये कट गया पूरा, ये कितना आ गया? 90। यानी कि टोटल सेलेक्ट और अरेंजमेंट के कितने तरीके हैं? 90। और जरा सेलेक्ट का देखो यहाँ पे केवल क्या कितना तरीका होगा? तो ऊपर है फैक्टोरियल 10, नीचे फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल आर। तो ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, ये कितना आ गया था? 90, और बटे ये कितना आ गया? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होगा? 2 इंटू 1 यानी कि 2, और 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 45। तो आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन हमेशा कैसा होगा? परम्यूटेशन से कम होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप केवल और केवल क्या करते हो? किसी वस्तु को चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, लेकिन अरेंजमेंट में आप उस चूज की हुई वस्तु को फिर से अरेंज भी करते हो, यानी टाइम ज्यादा लगेगा परम्यूटेशन में। बात क्लियर है भाई? चलो आगे चलिए, देखिए अगला कंसेप्ट जो हमारा ग्रुपिंग का कंसेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इस कंसेप्ट से कई सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। इस कंसेप्ट को बहुत आराम से समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा टफ माना जाता है। चलिए देखिए क्या है। मनीषाज बैग कंटेन्स 3 बुक्स ऑफ मैथ्स, 4 बुक्स ऑफ रीजनिंग एंड 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश। इन हाउ मेनी वेज कैन मनीषा अरेंज द बुक्स सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। अभी जरा रुकना यहाँ पे, यहां तक रुक जाओ केवल। अभी सो दैट वाली बात बाद में करते हैं। अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि मनीषा के बैग में 3 किताबें हैं मैथ्स की, 4 किताबें हैं रीजनिंग की और 2 किताबें हैं इंग्लिश की, तो वास्तव में मनीषा के बैग में टोटल कितनी किताबें हैं? तो आप क्या बोलोगे? 9 बुक्स हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इन हाउ मेनी वेज मनीषा कैन अरेंज दिस बुक्स, तो कितने तरीकों से मनीषा इन किताबों को अरेंज कर सकती है? तो भाई अगर मेरे पास n आइटम्स हैं तो मैं उन n आइटम्स को फैक्टोरियल n तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास 9 आइटम्स हैं तो मैं उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं? फैक्टोरियल 9 तरीकों से। अगर आगे ये सो दैट वाली चीज नहीं लिखी होती तो ये मेरा आंसर होता, लेकिन अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोल दिया? सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। अब जरा समझना एक बात, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरे पास है पहली बुक कौन सी? मैथ्स की, और इस बुक में कितने बुक्स हैं? इस अरेंजमेंट में सेक्शन में मैथ्स वाले में कितनी बुक्स हैं? 3। रीजनिंग की कितनी बुक्स है मेरे पास? 4। और इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं मनीषा के पास? बात समझना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो 3 4 2 किताबें हैं ना, इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दो, यानी एक ग्रुप बना दो। किसका?
मैथ्स का। ये मेरा पहला ग्रुप हो गया। बोलो बात समझे। ये बना दो किसका, रीजनिंग का। ये मेरा दूसरा ग्रुप हो गया। और ये बना दो इंग्लिश का ग्रुप, और ये तीसरा ग्रुप हो गया। अब देखना ग्रुपिंग का फायदा क्या है। बहुत घटिया क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। 3 ग्रुप हो गए। अब अगर मैं अब उनके अंदर के आइटम कितने, अभी वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मेरे पास 3 आइटम्स हैं और उन 3 आइटम्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो आपका जवाब तुरंत आएगा कितना, फैक्टोरियल n तरीके, यानी फैक्टोरियल 3 तरीके। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दीज ग्रुप्स। 3 ग्रुप हैं तो कितने तरीके, फैक्टोरियल 3 तरीके। बोलो यहां तक बात क्लियर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब केवल और केवल इन्हीं को अरेंज नहीं करना, इनके अंदर के जो आइटम्स है ना, बुक्स, उनको भी अरेंज करना है। तो क्या करोगे। अब आप सबसे पहले इस आइटम में घुसो, पहले वाले में। जब पहले वाले आइटम में घुसे तो क्या दिखा कि यहाँ पे मैथ की 3 किताबें हैं। अब अंदर घुस चुके हैं। अब आप मुझे बताओ इन मैथ्स की 3 किताबों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे। तो 3 आइटम अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 तरीके, यानी पहले वाले ग्रुप को अरेंज करने के कितने तरीके मिल गए, फैक्टोरियल 3। अब आओ, मैंने बोला रीजनिंग में घुसो तो कितनी किताबें दिखी, 4। अरेंज करने के कितने तरीके, 4 आइटम अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 4 तरीके। इंग्लिश में घुसाया तो 2 आइटम्स अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 2 तरीके। यानी कि कुल कितने तरीके हो गए, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों अच्छा मल्टीप्लाई करें, इसको मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं। तो पहला फैक्टोरियल 3, पहले ग्रुप को अरेंज करने का फैक्टोरियल 3 तरीका, अगले ग्रुप को अरेंज करने का फैक्टोरियल 4 तरीका, अगले ग्रुप को अरेंज करने का फैक्टोरियल 2 तरीका, और इस पूरे आइटम्स को अरेंज करने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 3 तरीका। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूना 6, आप इसको तो निकाल सकते हो आराम से। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 24। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो 6 दूना ये हो गया 12, और अगर 24 में से मैं 2 हटा दूं तो ये 6 दूना हो जाएगा 12, 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1728। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला पार्ट। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज FUZRTONE so that all the vowels come together। अगर ये चीज नहीं लिखी हो कि so that all the vowels come together, तो मुझे इनको अरेंज करने के कितने तरीके दिखते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, FUZRTONE। बताओ कुल कितने लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। वेज कितने होते इसको अरेंज करने के, तो फैक्टोरियल 8 वेज होते, तो आंसर हो जाता। लेकिन अब क्वेश्चन ने कुछ और पूछा है कि अगर वॉवेल्स एक साथ कर दो तब अरेंज करो, और तब कितने तरीके होंगे। तब आओ इसका तरीका बताते हैं। अब बताओ एक सीधी सी बात यहां पे भैया, कि टोटल हमारे पास कितने यहां पे लेटर्स हैं, 8। वॉवेल्स कितने हैं, तो आप बताओगे एक तो यू वॉवेल है, एक हमारा ओ वॉवेल है, और एक ई वॉवेल है, यानी वॉवेल्स 3 है। टोटल लेटर्स कितने हैं, 8। उसमें से वॉवेल्स कितने हैं, 3। घटा दोगे तो बचे कितने लेटर्स, रिमेनिंग लेटर्स कितने आ गए, 5। बोलो बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ये जो 3 वॉवेल्स है कौन कौन से, मैंने बोला कि एक तो यू है, दूसरा वाला ओ है, और तीसरा वाला ई है। इसको एक ग्रुप मान लो, इन वॉवेल्स को क्या कर दो, एक ग्रुप मान लो। तो ये कितना हो गया, एक ग्रुप हो गया। बोलो बात समझे। अच्छा, रिमेनिंग में कौन कौन से आ गए, एफ आ गया, जेड आ गया, आर आ गया, टी आ गया, एन आ गया, तो ये 5 आ गए, ये रिमेनिंग हो गए। तो ये 5 लेटर तो ये, और एक मेरा ये ग्रुप, यानी टोटल मेरे पास आइटम्स कितने आ गए जरा समझना। तो मेरे पास 5 लेटर्स हैं,
और प्लस एक क्या है, ग्रुप है। आइटम्स कितने हो गए मेरे पास, 6 आइटम्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 6 आइटम्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो आप बोलोगे भाई साहब 6 आइटम से अरेंज करने के फैक्टोरियल 6 तरीके। अच्छी बात है, इन 6 आइटम्स को अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 6 तरीके। क्लियर। लेकिन अब ये ग्रुप के अंदर भी तो घुसना पड़ेगा। अब ग्रुप के अंदर घुसे तो मुझे क्या दिखे, वहां पे अरेंजमेंट दिखे कि भाई साहब यू है, ओ है और ई है। इन 3 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके, तो फैक्टोरियल 3 तरीके। तो इसका मतलब ग्रुप को अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 तरीके और टोटल इस आइटम्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 6 तरीके, यानी टोटल कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 इंटू 3 दूना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4320। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखना थोड़ा सा जादू करता हूं इसमें, ये जो रिमेनिंग था लेटर्स ना एफ जेड आर टी एन, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर इसमें रिपीट हो जाए तब क्या करेंगे, और दिखाते हैं क्या करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज, अब देखो फर्स्ट टोन, अब जहां पे जेड आर लिखा था वहां पे डबल जेड कर दिया, यानी रिपीट कर दिया। तो बताओ टोटल लेटर्स कितने, अभी भी 8 हैं। इन 8 में से 3 तो वॉवेल्स निकल गए। कौन कौन से वॉवेल्स हैं, यू है, ओ है और ई है। और बचे कितने, 5। इन 5 में कौन कौन से लेटर्स हैं मेरे पास, तो यफ है, जेड है, जेड है, टी है और एन है। ये 5 हो गए। इसका मतलब इसको ग्रुप बना दें, वॉवेल्स को ग्रुप क्यों बना रहे, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में वॉवेल्स कम टुगेदर, इसलिए ग्रुप बना दिया। तो इसका मतलब ये 5 लेटर और एक ये ग्रुप, कुल कितने आइटम्स हो गए, 6। एक तो 5 लेटर्स हो गए और प्लस 1 ग्रुप हो गया। टोटल कितने आइटम्स हो गए, 6। और इन 6 आइटम्स को अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 6 तरीके। इन 3 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, इन 3 लेटर्स को अरेंज करने के, अब ग्रुप के अंदर घुसेंगे ना, तो 3 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 3 तरीके। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितने तरीके, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। लेकिन अब एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यहां जब आओगे तो यहां पे तो 2 लेटर्स ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो जा रहे हैं। और अगर रिपीट हो रहे हैं तब क्या करोगे, तो कितने लेटर्स रिपीट हैं, 2 लेटर्स। जितने लेटर रिपीट हैं उतने फैक्टोरियल से भाग कर दो टोटल में। फैक्टोरियल ऊपर वाला मेरे ख्याल से कितना आया था पिछली बार, 4320 आया था। और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 से भाग कर दो कितना हो जाएगा, 2160। समझे, देख लो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर 3 लेटर रिपीट होते तो क्या करते हम, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। 4 लेटर रिपीट होते तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। जितने लेटर रिपीट हैं उनसे डिवाइड कर दो। इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज मार्कर विदाउट वॉवेल्स टुगेदरनेस, यानी वॉवेल्स के बिना। अब जना देखना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी वॉवेल्स को साथ में रखे थे, लेकिन अब क्या करना है, अब वॉवेल्स को नहीं रखना है साथ में, तब क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6। इन 7 को, इन 6 को अरेंज करने का कितना तरीका है, फैक्टोरियल 6 तरीका है। अब इसमें से वॉवेल्स की बात करते हैं, तो जरा देखो, ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, 2 वॉवेल हैं, यानी टोटल 6 लेटर्स में से 2 लेटर क्या है, वॉवेल है। तो बचे कितने लेटर, 4 लेटर। और ये 4 लेटर कौन कौन से हैं, एम है, आर है, के है और आर है। ये 4 लेटर्स हो गए। तो साथ में रखने के कितने तरीके हो गए, तो बताओ, ये तो फैक्टोरियल 6 तरीके। ये 2 लेटर को मैंने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, 2 वॉवेल्स को। 2 वॉवेल्स को ग्रुपिंग करने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 2 तरीके हो गए। अब इन 4 लेटर्स की बात ये करें और एक मेरा ये ग्रुप हो गया, तो टोटल आइटम्स कितने हो गए, 5 आइटम्स हो गए। समझ रहे हो भाई, 4 लेटर तो ये और एक ये ग्रुप मेरा, तो 5 आइटम्स हो गए। इन 5 आइटम्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, तो फैक्टोरियल 5 तरीके हो गए। समझ में आ रही बात। अब फैक्टोरियल 5 तरीके तो हो गए मेरे इन 5 आइटम को रिपीट अरेंज करने के। लेकिन अब मुझे यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 2 तरीके तो और दिख रहे हैं ना, जो ग्रुप के अंदर घुसने पे मिलेंगे।
तो ये हो गया फैक्टोरियल 2। लेकिन यहाँ पे देखो दो नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, दो लेटर्स, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जरा डिवाइड करो, ये तो कट गया, कितना आ गया, फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20 3 60 दूना 120, ये 120 हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जरा देखना, इन हाउ मेनी वेज कैन अरेंज, अब देखना यहाँ पे 6 तरीके थे हमारे, ये 6 लेटर्स थे, 6 लेटर्स को कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 6, लेकिन 2 लेटर यहाँ पे क्या है, रिपीट है, आर और आर, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टोरियल 6 होगा 720 और 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 360, और 360 ही टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और 120 वो अरेंजमेंट जिसमें वॉवेल्स टुगेदर हैं। भाई ये तरीका तो वॉवेल्स को टुगेदर निकालने का है ना, जिसमें वॉवेल्स टुगेदर है। तो टोटल 360 तरीकों में से अगर मैं 120 तरीके ये हटा दूं तो मेरे पास कितने तरीके आएंगे, 240 तरीके जिसमें वॉवेल्स टुगेदर नहीं होंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नहीं समझ में आया? और फिर से समझाता हूं। अगर ये क्वेश्चन केवल ये लिखा होता, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, क्या था पिछला वाला क्वेश्चन, ये था ना कि वॉवेल्स कम टुगेदर। अगर ये क्वेश्चन यही होता कि वॉवेल कम टुगेदर, तो क्या करते, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हैं, 6, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6, उसमें से 2 हमारे क्या हो गए, वॉवेल हो गए। कौन कौन से वॉवेल है हमारे, ए है और ई है, तो बचे कितने, 4 लेटर्स बचे। कौन कौन से, एम बचा, आर बचा, के बचा और आर बचा। इसका मतलब ये 4 लेटर्स और ये एक मेरा ग्रुप फॉर्मेशन। यानी अगर मैं आइटम्स की बात करूं, बताओ टोटल आइटम्स कितने, तो 4 तो लेटर्स हो गए और साथ में एक ग्रुप हो गया, यानी टोटल कितने आइटम्स हो गए, 5। और 5 आइटम को कितने तरीकों से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, तो 5 आइटम को हम फैक्टोरियल 5 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 3 60 दूना 120 तरीके। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, दूसरी बात, ये ग्रुप के अंदर घुसते हैं। अभी जरा ग्रुप के अंदर कितने आइटम्स हैं, 2। ये जो 2 आइटम्स हैं, इन 2 आइटम्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 तरीकों से। तो ये फैक्टोरियल 5 तरीकों से और ये फैक्टोरियल 2 तरीकों से, यानी टोटल अरेंजमेंट मेरा कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। लेकिन जब मैंने यहां देखा तो मेरे पास 2 आइटम्स आर और आर ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे। इसका मतलब 2 आइटम रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, कितना आ गया 120। यानी कि वॉवेल्स जब टुगेदर है, साथ हैं, तो 120 तरीके हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर वॉवेल्स एक साथ हैं, टुगेदर हैं, तो 120 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं, तो भाई टोटल 6 आइटम्स हैं, 6 लेटर्स हैं। उनको अरेंज करने का तरीका कितना, फैक्टोरियल 6। लेकिन 2 आइटम रिपीट हो रहा है, कौन कौन सा, आर और आर। इसका मतलब फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 2 से भाग कर दो, तो कितना रहेगा, ये 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और बटे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये कट गया, कितना आ गया, 6 पंचे 30 3 90 चौका 360। टोटल कितने वेज हैं, 360, उसमें से टुगेदर वाले कितने वेज हैं, 120, माइनस कर दो, कितना रहेगा, 240। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूट कंसेप्ट की। रूट कंसेप्ट क्या होता है, देखिए पहला क्वेश्चन, देयर आर 8 रूट्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 6 फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी टू सिटी सी, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन राजू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। अब देखिए जरा एक बात समझिए, मान लीजिए कि अभी इस क्वेश्चन को छोड़िए, जरा कंसेप्ट समझ लीजिए। ये 1 ये 2, ये आप हो, आपको निकलना है, ये पहला शहर है मेरा। फिर उसके बाद मान लो मेरे पास 3 शहर हैं बीच में जो पड़ते हैं, या 3 रास्ते मान लो, 1 2 3। और उसके बाद फिर मैं मान लेता हूं कि एक रास्ता यहाँ पे और एक रास्ता यहाँ पे, यानी 2 रास्ते हैं। और ये तुम्हारी वो है जिनको तुमसे मिलना है। तुमको मिलने के लिए वहां जाना है, तुम्हारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, जरा देखो। सबसे पहला तरीका तो ये कि आप इस रास्ते को फॉलो करो, पहले से चलो, यहां तक पहुंचो और फिर ये पहले वाले रास्ते पे आ जाओ और इनसे आके मिल लो।
है ना। दूसरा तरीका ये कि आप इसी रास्ते से चलो, एक से एक पर आए, लेकिन आप दूसरे पे आ जाओ और इनसे जाके मिल लो। तो एक रास्ते से कितने तरीके? दो तरीके। अच्छा, अब आपके पास क्या है? आपके पास ये दूसरा रास्ता है। आप दो पर आओ, जाओ इधर, इनसे मिल लो, या आप दो पर आओ, यहां आ जाओ और इनसे मिल लो। समझ में आ रही बात? या फिर आप यहां से चलो तीसरे पे आ जाओ और फिर पहले पे जाओ और तब मिल लो, या फिर आप दूसरे पे जाओ और मिल लो। तो देखो, एक रास्ते से जब मैंने फॉलो किया तो मेरे पास ये तीन तरीके थे ना, एक दो तीन। कितने रास्ते हो गए टोटल मेरे पास? देखो, एक दो तीन चार पांच छह। तो कैसे किया? एक रास्ते से जाने के लिए, मतलब ये तीन रास्ते थे मेरे पास और ये दो रास्ते थे, तो मैंने क्या किया? तीन और दो को मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितने रास्ते हो गए मेरे पास? 6 रास्ते हो गए। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ये 6 के 6 मैं दूसरे से भी अप्लाई कर सकता हूं। पहले इन तीनों में से जाएगा और पहले इधर जाएगा, फिर दूसरे वाले पे जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर टोटल मेरे पास 3 दूना 6 रास्ते हो रहे हैं तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 रास्ते हो गए। तो मैं क्या करूंगा? 6 इंटू 2 कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करना है मुझे। अब जरा समझना, डायरेक्ट इसका आंसर देखो। 8 रूट है मेरे पास, ये सिटी ए है, ये सिटी बी है और ये सिटी सी है। 3 सिटी है मेरे पास। ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं? 8। उन 8 में से मैं कोई भी एक रास्ता ले सकता हूं। उन 8 में से मैं किसी भी एक रास्ते से जा सकता हूं। यानी ए से बी तक जाने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 8 तरीके। अब ये ना बोल देना फैक्टोरियल 8 तरीके हैं, नहीं भाई। ए से बी तक जाने के अगर 8 रास्ते हैं तो आप 8 रास्तों में से एक एक बार किसी में से भी जा सकते हो, यानी 8 तरीके वो हो गए। अब बी से सी तक जाना है तो कितने रास्ते हैं? 6 रास्ते हैं। उन 6 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते से आप जा सकते हो। तो देखो, पहले क्या करोगे? मान लो सिटी ए से आप चले सिटी बी पर और सिटी बी से चले सिटी सी पर। सिटी ए से आपने पहला रास्ता फॉलो किया, अब आप कहां पहुंच गए? सिटी बी पर। और सिटी बी से सिटी सी तक जाने के 6 रास्ते हैं। इसका मतलब इस पहले वाले रास्ते से कुल कितने रास्ते बनेंगे? ये 6 रास्ते आपके पास हैं। फिर आप दूसरे रास्ते का प्रयोग किए और फिर आपके पास कितने रास्ते हैं? 6 रास्ते। फिर आप तीसरे रास्ते का प्रयोग किए, फिर भी आपके पास कितने रास्ते हैं? बी से सी तक जाने के 6 रास्ते हैं। इसका मतलब आपके पास टोटल ये रास्ते कितने हैं? 8। और टोटल ये रास्ते कितने हैं? 6। यानी 8 गुणे 6 टोटल कितने रास्ते हो गए? 48 रास्ते। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो और कुछ नहीं करना इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 10 रूट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 5 फ्रॉम सिटी बी टू सी, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज फ्रॉम सिटी ए टू सी? 10 गुणे 5 यानी कि 50। क्लियर है बात? चलो आगे। अब कुछ स्पेशल केस जरा देखते हैं। और देखो, इसमें 35 पीपल इन ए ग्रुप आउट ऑफ विच 12 लोग हिंदू हैं, 10 आर मुस्लिम्स, 5 आर सिख्स एंड 8 आर क्रिश्चियंस। तो जरा देखते हैं कौन कौन है भाई साहब। तो हिंदू कितने हैं यहां पे? 12। मुस्लिम्स कितने हैं? तो मुस्लिम्स हैं 10। सिख कितने हैं? तो सिख हैं 5। और क्रिश्चियन कितने हैं? तो वो हैं 8। टोटल कितने लोग हो गए? 35 लोग हो गए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ये कह रहा है, द रिक्रूटमेंट एजेंसी, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो आई और वांट टू सेलेक्ट अ हिंदू और अ मुस्लिम, यानी या तो एक हिंदू को ले ले या फिर एक मुस्लिम को ले ले एज अ लीडर ऑफ द ग्रुप। अब देखना जरा, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन 35 से तो कोई मतलब है नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्रूटमेंट एजेंसी आई, हिंदू में से एक लेगी या फिर मुसलमान में से एक लेगी? दोनों में से कोई में से एक ले लेगी। हिंदू कितने हैं? 12। 12 में से हिंदुओं को लेने का कितना तरीका है? 12 तरीका। भाई 12 में से किसी एक को उठा लो। पहले को उठाओगे तो एक तरीका, दूसरे को उठाओगे तो एक तरीका, तीसरे को उठाओगे तो एक तरीका, यानी 12 में से किसी एक को उठाने का 12 तरीका हो गया। मुस्लिम्स कितने हैं? 10। उनको उठा लो। उनको उठाने में कितना तरीका लगेगा? तो भाई 10 मुस्लिम हैं, उनको उठाने में 10 तरीके लगेंगे। इसका मतलब कि मेरे पास 10 तरीके यहां हो गए। और जहां भी कहीं और आएगा, भी हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ के कितना आ गया? 22। काम खत्म। अगर क्वेश्चन यही ये बोलता कि बताओ कितने सिख और मुस्लिम लीडर्स हो सकते हैं, या तो मैं सिख 5 और मुस्लिम कितने हैं? 10, 10, 5, 15 आंसर आता मेरा। मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं इस तरह के क्वेश्चंस का, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो अब हैंड शेक की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन ए क्लास देयर आर 15 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 15। ड्यूरिंग एन इवेंट ऑल ऑफ देम शुक हैंड्स विद ईच अदर ओनली वंस।
हाउ मेनी हैंडशेक्स टुक प्लेस इन द क्लास। अब आप मुझे बताओ 15 हो 20 हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हैंड शेक कर रहे हैं, मैं आपको इसका दो तरीका बताता हूं, हालांकि दोनों तरीका सेम ही है, बस फॉर्मूले का लिखने का तरीका अलग है। हैंड शेक कितने लोग करेंगे, तो 2 लोग करेंगे, यानी उन दोनों को सिलेक्ट करना है, केवल अरेंज तो नहीं करना है, उन दोनों को केवल सिलेक्ट करना है कि इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो टिक कर दिया, हाँ मिला लिया, यही तो होता है। इसका मतलब यहां पे केवल क्या करना है, चूज करना है, यानी सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करना चूज करने में क्या आता है, केवल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात। 15 स्टूडेंट में से केवल 2 स्टूडेंट एक साथ एक बार में हाथ मिलाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि तिकड़ी चौथी हाथ में हाथ डाल के सब घूम रहे हैं। हैंड शेक का मतलब क्या हो गया, हाथ मिलाना, तो केवल 2 लोग एक बार में हाथ मिलाएंगे। 15 में से केवल मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, इसका मतलब हो गया मुझे क्या लिखना है, 15 सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, सी। क्या लिख सकते हो आप इसको, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 2 कितना हो गया, फैक्टोरियल 13। तो 15 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 15 गुणे 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। ये कट गया पूरा, 15 गुणे 14 और बटे 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये गया 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105। अब इसका या तो आप क्या कर दो, NC2 फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा हैंडशेक के लिए, N15 तो N को 15 रख दो, N20 तो N को 20 रख दो, या आप इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, N-1/2। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला। N कितना है यहाँ पे 15, तो 15 इंटू 14 और बटे 2, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 105। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन में नहीं लिखना है तो आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो। अब ये कुछ और नहीं है, देखो ये क्या है, ये NC2 का ही फॉर्मेट है। कैसे आया, तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल N-2। फैक्टोरियल N को मैंने लिखा N इंटू N-1, आगे N-2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, फैक्टोरियल 2 इंटू N-2 फैक्टोरियल। ये पूरा कट गया, यही तो फॉर्मूला बन के आ गया N-1/2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 ही होता है। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 105। क्लास में 10 लोग हैं। ड्यूरिंग एन इवेंट ऑल देम शुक हैंड्स विद ईच अदर ओनली वंस, हाउ मेनी शेक हैंड्स टुक प्लेस। सीधी सी बात है, 10 लोग हैं तो 10 C2 कर दो, या फिर आप बोल दो कि 10 N-1/2, 10 और N-1 यानी कि 9 और बटे 2, 90 बटे 2 कितना हो जाएगा, 45। IPL मैच के दौरान 9 टीमें हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाउ मेनी मैचेस आर पॉसिबल इफ प्लेड ओनली वंस। आप सीधी से बताओ, 2 टीमें एक बार में खेलेंगी, कितनी टीमें हैं, 9। इसका मतलब क्या खेलेंगी, वही सेक हैंड वाली बात है, 9C2। और 9C2 चाहे लिखो चाहे आप लो 9 इंटू 9-1 8 और बाई 2 72 बटे 2 कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है बात। एंड एर और कंसेप्ट, एंड के बारे में ध्यान रखो, एंड जहां भी आएगा उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और जहां भी आएगा उसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा हमेशा। एंड जहां होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई, और जहां आएगा उसका मतलब प्लस है। अब एक क्वेश्चन देखो, वॉलंटियर ग्रुप है जिसमें से 6 मेंबर्स आपको सिलेक्ट करने, फॉर्म्ड यूजिंग 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स का इस्तेमाल करके आपको एक वॉलंटियर ग्रुप बनाना है, यानी एक ग्रुप ऐसा वॉलंटियर ग्रुप बनेगा जिसमें से टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, 3 लड़कियों में से, 4 लड़कों में से, 5 टीचरों में से। यानी गर्ल्स कितनी है भाई साहब, 3, बॉयज कितने हैं, 4, टीचर्स कितने हैं, तो टीचर्स हैं 5। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द ग्रुप बी फॉर्म्ड सो दैट देयर आर 3 टीचर एंड 3 बॉयज। यानी कि पहला क्या बन रहा है, 3 टीचर एंड 3 बॉयज का, या तो ये ग्रुप बन जाए 6 लोगों का, भाई 3 ही 6 लोग हो गए, या और 2 गर्ल्स एंड 4 टीचर्स, तो 2 गर्ल्स एंड 4 टीचर्स, या ये बन जाए। इन दोनों में से कोई भी बन जाए तो हमारा आंसर आ जाए। और बताते हैं, 3 टीचर, टीचर कितने हैं, 5।
5 टीचरों में से अगर 3 टीचर लेना है तो सिलेक्ट ही तो करना है, अरेंज थोड़ी ना करना है, चूज करना है। सिलेक्ट करने का मतलब 5 टीचरों में से 3 टीचर सिलेक्ट करना है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 3b, बॉय कितने हैं मेरे पास 4, 4 में से 3 बॉय लेने हैं, इसका मतलब सिलेक्ट करने हैं 4 में से 3। इतनी बात समझ में आई। प्लस 2 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 3, 3 में से कितनी गर्ल्स लेनी है 2, सिलेक्ट करने का मतलब C2। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 4 टीचर्स, 5 टीचर में से 4 टीचर लेना है तो 5 टीचर में से 4 को सिलेक्ट कर लिया, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ये सॉल्व कर लो आपका आंसर आ गया। 5C3 डायरेक्ट देखो कितना होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 5 गुणे 4, क्योंकि आगे लिखेंगे क्या फैक्टोरियल 3 और नीचे के फैक्टोरियल ऊपर के फैक्टोरियल कट जाएंगे, नीचे कितना रहेगा बटे 2, ये कितना आ गया 10, यानी ये हो गया 10 इंटू 4C3, 4C3 का मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 1, ये कितना रहेगा 4 सॉल्व कर लेना आप, ये कितना हो गया 40 प्लस 3C2, 3C2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा ये 3। 5C4 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 5 3 15 और 40, 15 40 कितना हो गया 55, यानी टोटल कितने हो गए 55, ये आंसर है। बात समझ में आ रही है। तो एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या होता है ऐड करना, इस बात को ध्यान रखिए। क्लियर इतनी बात। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, और मेरे ख्याल से इतने से बाहर आपका कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाला है नहीं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफी कंसेप्चुअली और टाइप वाइज हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।